Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. I am Meena ma'am, SST teacher. Today we will discuss class 9th, chapter 2, history. Now let's start. Chapter name Socialism in Europe and the Russian Revolution. Today's topic Industrial Society and Social Change. Students, कल हम जो टॉपिक अपना कर रहे थे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, तो हम इसको हाफ कर चुके थे। नेक्स्ट आज करेंगे हम। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। Almost all industries were the property of individuals. तो लगभग बहुत सारी जो भी उद्योग थे वो व्यक्तिगत थे भाई, उस पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व था, एक व्यक्ति का स्वामित्व था, उसका जो भी मालिक था वो एक व्यक्ति था। Liberals and radicals themselves were often property ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो बहुत सारे जो रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी संपत्ति थी, और उनके यहाँ बहुत सारे लोग क्या थे, एम्प्लॉयर्स थे। बहुत सारे व्यक्ति उनके पास नौकरी करते थे, जॉब करते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, they felt that such efforts should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. तो उन्होंने व्यापार, ट्रेड के लिए या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसीलिए वह चाहते थे, दे वांटेड, कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। उन्हें लगता था कि जो अगर मजदूर स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, और जो नागरिक हैं वो पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. उनका मानना था कि ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत रूप से प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता से उनका गहरा विश्वास था। उनका बिल्कुल जो भी वो इंडिविजुअल रूप से एक व्यक्तिगत प्रयास से अगर वो कोई भी लेबर कर रहे हैं तो उनका मानना था कि वो बिल्कुल जायज़ है। उनमें उनका विश्वास, जो फेथ था, वो बहुत ही गहरा था। इन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, they believed that societies would develop. उनकी मान्यता थी कि उनका मानना था यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, हरेक व्यक्ति फ्रीडम हो, गरीबों को रोज़गार मिले, जो भी पुअर लोग हैं उनको रोज़गार मिले, काम मिले, जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज क्या होगा। दे बिलीव्ड, उनका विश्वास था, दैट की सोसाइटीज वुड डेवलप, तो समाज क्या करेगा, विकास करेगा, वो आगे जाएगा। मैनी वर्किंग मैन एंड वोमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में, दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे जो भी वर्किंग मैन और वोमेन थे
वो रेडिकल और लिबरल पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे, उनके तरफ ही वो चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। Some nationalist liberals and radicals wanted relations to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। यूरोप के अंदर 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, गवर्नमेंट्स बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, लिबरल सुधारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। वो क्रांति चाहते थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे कि राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया जाए और वहाँ पे किस चीज़ की स्थापना कर दी जाए, समाजवाद की। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ revolutions, they would create nations where all citizens would have equal rights। राष्ट्रवादी नेता या कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे नेशन का, ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अधिकार मिले। वो एक ऐसे समाज की स्थापना चाहते थे। आफ्टर 1815 Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy। Nationalists elsewhere, including India, read his writing। 1815 के बाद इटली में एक राष्ट्रवादी जीसेफ मैसनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ एक साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। उन्होंने जो भी वो लिखा था राजाओं के खिलाफ, उसकी रचनाओं को भारत और भी बहुत सारे देश उनको अब भी पढ़ते हैं। राष्ट्रवादियों ने उनको पढ़ा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर सोशलिज्म का आना, समाजवाद का आना। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention। समाज के पुनर्गठन की स्थापना, दूरगामी दृष्टि प्राप्त करने की विचारधारा समाजवाद ही थी कि ऐसे समाज की कल्पना करना जहाँ पे सब लोग समान हों, किसी के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी के अंदर बटे। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उनकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। जैसे जैसे समाजवाद की वर्डिंग देश के अंदर आ रही थी, वैसे वैसे ही उसका फैलाव चारों तरफ हो रहा था। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, उन विचारों से अट्रैक्ट हो रहे थे। सोशलिस्ट्स वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ एज द रूट ऑफ द सोशल इल्स ऑफ द टाइम। वाई? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को नहीं चाहते थे। इंडिविजुअल्स ओwned द प्रॉपर्टी दे गेव एम्प्लॉयड, बट द proprietors were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। So, if society as a whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interests।
Socialists wanted his change and campaigned for it. तो जो भी निजी व्यक्तियों के विरोध में थे, समाजवाद निजी व्यक्तियों को पसंद नहीं करता था, निजी लोगों के पास जो संपत्ति थी उनको पसंद नहीं करते थे, तो उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था को सारी समस्या की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि जिसके पास संपत्ति है उस व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब है, वो दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचता। उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, मतलब जो उनकी संपत्ति को इकट्ठा करवाने में मदद करते हैं, जो उनके ऊपर उनका जो भी उत्पादन है वो उसका मिलने में सहायता करते हैं, लेकिन उनको जो लेबर है, जो भी मजदूर हैं, उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता। वो केवल अपने अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में वो नहीं सोचते, अपने अपने प्रॉफिट की बातें सोचते हैं। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे, इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। तो जो भी सोशलिस्ट थे वांटेड चेंज चाहते थे कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उत्पादन हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, उनका कुछ हिस्सा, उसका प्रॉफिट सबको, जैसे जो मजदूर वगैरह हैं उनको भी उसका प्रॉफिट होना चाहिए, अकेले ओनर को उसका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। जो समाजवादी थे वो उनके पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी और भविष्य को अलग ही तरीके से देख रहे थे। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। रॉबर्ट ओवेन, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in England, in Indiana, USA. Other socialists felt the cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव। तो जो महान एक इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति हुए रॉबर्ट ओवेन ने अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बन सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, कि गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से जो भी सामुदायिक जो भी खेती वगैरह है उसको मदद दे, उसको बढ़ावा दे, उसको विकसित करने के लिए लोगों के मन में विचार डाले। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, लुई ब्लांक wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprise. These cooperatives were two associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. जैसे फ्रांस के लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीपति उद्यमों की जगह पे किसको ज़्यादा दे, कम्युनिटी को, सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिल कर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आपस में बांट देते थे। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगेल्स added other ideas
टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का कहना था, मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज capitalist owned the capital invested in factories and the profit of a capitalist was produced by workers. The conditions of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. A community society was the natural society of the future. तो मार्क्स ने बताया है यहाँ पे कि उन्होंने पूंजीवाद औद्योगिक समाज, जो पूंजीवाद समाज है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। पूंजीपतियों को मुनाफा, मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। अगर एक फैक्ट्री के अंदर अगर मान लेते हैं मजदूर ही काम नहीं करेगा, तो जो भी पूंजीपति है, जो भी कैपिटलिस्ट है, उसको कैसे फ़ायदा होगा, उसको प्रॉफिट कैसे होगा। तो कार्ल जो मार्क्स थे वो मानते थे कि मजदूरों की वजह से ही पूंजीपतियों को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। लेकिन पूंजीपति अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं करता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन जो है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको उखाड़ फेंकना होगा, उसको बाहर निकालना होगा, जिसके बाद उन मजदूरों का उद्धार होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, अलग प्रकार का समाज बनाना होगा। सारी संपत्ति पर पूरे समाज का स्वामित्व हो, ऐसा समाज बनाना पड़ेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को कम्युनिस्ट समाज, साम्यवादी समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ उद्योगपति जो भी हैं, जो पूंजीपति हैं, होने वाले संघर्ष में जीत अंततः किसकी होगी भाई? लेबर की होगी, मजदूरों की होगी। और कम्युनिस्ट समाज का भविष्य क्या होगा? समाज होगा। तो आगे आने वाला जितना भी समाज होगा वो कौन सा होगा? वो होगा जो जिसमें सब व्यक्तियों के पास संपत्ति होगी, जितनी भी देश की संपत्ति होगी वो पूरे समाज की संपत्ति होगी, किसी पूंजीपति की संपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार से यूरोप के अंदर समाजवाद आया, सोशलिस्ट आए, जिन्होंने नए नए विचार लोगों के मन में डाले। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप जितने भी क्वेश्चन, जितने भी ये सोशलिस्ट वगैरह, नेशनलिस्ट आए हैं, उनके नेम वगैरह अपने नोट्स तैयार कर लेना। थैंक यू बेटा।